नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना से उबरने के बाद मरीज ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी के अस्पताल में ऐसे ही 27 मरीज भर्ती हुए हैं। अब तक लखनऊ में ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मरीज एडमिट हो चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा 96 मरीज केजीएमयू में भर्ती हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 23 मरीज भर्ती हुए हैं। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह ने यह बताया है कि ब्लैक फंगस के 6 गंभीर मरीजों के ऑपरेशन हो चुके हैं। मरीजों की निगरानी हो रही है। 4 मरीज लोहिया संस्थान में भर्ती हुए हैं। लोहिया संस्थान में अब तक 11 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। इसमें एक मरीज के इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी। इसी तरह अपोलो मेडिक्स अस्पताल में भी एक मरीज को भर्ती करवाया गया है। तो कोरोना के बाद बढ़े ब्लैक फंगस को लेकर के हमारे सहयोगी ने केजीएमयू के वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन पुरी से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इसकी राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस घातक रूप ले रहा है और अभी यदि केजीएमयू की बात करें, चूंकि ज़्यादातर जो उपचार है केजीएमयू में चल रहा है, तो वहाँ पे 124 मरीज आ चुके हैं, जिसमें कि 10 मौतें भी हो चुकी हैं। हमारे साथ केजीएमयू के वीसी डॉक्टर विपिन पुरी जी मौजूद हैं। सर, बड़े चिंताजनक हालात हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार की आपके यहाँ व्यवस्थाएँ हैं? देखिए, कोविड जैसे आपको जैसे मालूम है, कोविड की नफरी कम हो रही है, ग्राफ डाउन स्लोप पे है। बट ये जो चिंताजनक जो बात है ये सो कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसिस की, जो हम ब्लैक फंगस के नाम से हम इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। हाँ, ये केसेस रोज़ हमारे पास आ रहे हैं। 8-10 केसेस हर रोज़ ब्लैक फंगस के हमारे पास हमारे ट्रॉमा, हमारे इमरजेंसी सर्विसेज में आ रहे हैं। एंड कई इसमें से अभी आज जैसे आपने सही बताया 124 केस की नफरी हो गई है। कई इसमें मरीज़ हैं, करीब 15 to 20% मैं कह सकता हूँ जिनका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट भी है। करीब 30-40% इन सब में इनकी आँखों का इन्वॉल्वमेंट है। और बाकी जो हैं, जो बच्चे, वो उनका सिर्फ नोज़ और पैरानेज़ल साइनसेस का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक्सटेंट है बीमारी का। एंड जैसा कि आपको मालूम है, इसका इलाज इंजेक्शंस है। इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन जो 3 तरह के होते हैं इंजेक्शंस, जो हमें इस समय जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ जो एम्फोटेरिसिन है गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल रहा है। एंड एक यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सिस्टम शुरू किया है जिससे कि हमें अपलोड करना है डेटा रोज़ का कि हमारे पास कितने मरीज़ हैं इस ब्लैक फंगस के। उसको अपलोड करने से ही हमें उसके ऑथराइजेशन से हमें उसके इंजेक्शंस मिल रहे हैं। जैसे सर, ये बताइए कि इसमें जो ब्लैक फंगस से आपके यहाँ मरीज आ रहे हैं, उसमें कितनी आयु के लोग हैं? क्या बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं? साथ ही साथ इनमें प्रदेश भर में चिंता इस बात की है कि आखिरकार इसका इलाज महंगा है, और क्यों महंगा है? किस प्रकार इसका आम आदमी उपचार करा पाएगा? देखिए, एज अगर पूछें तो ये मिडिल एज और एडवांस एज वाले ही मरीज़ हैं। जैसे कि 30-40 की उम्र से लेके 50-60 वो एज ग्रुप है जहाँ पर आपको ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं। बच्चों को हमने म्यूकोरमाइकोसिस में के मरीज़ को नहीं देखा अभी तक। महंगे हैं, इलाज महंगा है। हर जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन है, जैसे आपको मालूम है, वो कॉस्ट इस करीब 5,000 पर वायल है। एंड हर मरीज़ को करीब 6 वायल रोज़ के चाहिए। तो अब आप सोच लीजिए, अगर 30,000 रुपया रोज़ का खर्चा अगर आपका करना है, एंड ये इलाज लंबा है, ये 4 to 6 वीक्स के लिए इसका इलाज करना पड़ता है। तो इसलिए आप समझें कि इलाज काफ़ी महंगा है, लंबा है। अगर हमें कम्प्लीटली इसको ट्रीट करना है, आपको मालूम है कि इसकी मोर्टेलिटी मतलब मौत होने की संभावना करीब 50% मरीज़ों की इस ब्लैक फंगस से मोर्टेलिटी हो सकती है। इसलिए हमें बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना है। और मैं सिर्फ
आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट हमारी पूरी मदद कर रही है। सर, स्टेट गवर्नमेंट की आपने बात की है, मदद का हवाला जरूर है, लेकिन जो इंजेक्शन की मारामारी है उसको लेके यदि आपके यहाँ 124 मरीज हैं, समथिंग एक मरीज पे 6 इंजेक्शन की आवश्यकता है और कंप्लीट समझे तो 50 से 60 इंजेक्शन, कितना आपके पास इंजेक्शन दे पा रहे हैं ये समय से, और कितनी आपकी मांग है और मांग के अनुसार क्या आपके पास मिल रहा है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी कैलकुलेशन वही 6 इंजेक्शन 6 वायल्स हर मरीज के हिसाब से हम इंडेंट कर रहे हैं और हमें कम फुल डोजेज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। अगर आप पूछें कि आपके पास कितना स्टॉकिंग पोजीशन कितना है, हमारे पास सिर्फ 2 दिन की स्टॉकिंग पोजीशन है, आज और कल की। रोज हमें ये अपडेट करना है, ये डेटा रोज हम मेडिसिन कलेक्ट कराते हैं मेडिकल कॉर्पोरेशन से। केजीएमयू से डॉक्टर विपिन पुरी जो कि वीसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यदि ताज़ा हालातों की बात करें तो सबसे ज़्यादा यदि जिम्मेदारी है तो केजीएमयू वीसी पे है, चूँकि यहाँ पे जो मरीज आते हैं अन्य जनपदों के भी आते हैं और आसानी से उनको उपचार की भरोसा होता है। यही कारण है कि लखनऊ के केजीएमयू में 124 मरीज सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फंगस के हैं, जिसमें कि हालांकि 10 मौतें हुई हैं, लेकिन बड़ी बातें जो निकल के आई हैं कि एक मरीज में लगभग 6 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। और जो महंगाई की सबसे बड़ी चिंता थी, लोगों को महंगाई नहीं समझ में आ रही थी, तो उसके पीछे भी बताया कि यदि एक इंजेक्शन संभव 5,000 का है तो 6 इंजेक्शन लगेगा, तो 30,000 रुपये से लेके यानी 50,000 रुपये तक का प्रतिदिन का खर्चा है। तो महंगा है ये इलाज, लोगों की जान बचाने में पूरी तरह से यहाँ के वीसी नज़र आ रहे हैं, पैनी नज़र है उन मरीजों पे जो गंभीर हैं। और सबसे बड़ी बात इसी बात की कि ब्लैक फंगस वास्तव में घातक है और इसमें 50% आखिरकार मौत की आशंका होती है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने सैफई पीजीआई का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कोरोना से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना मरीजों से मुलाकात भी की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेजी से कोरोना कंट्रोल हो रहा है। यूपी देश का पहला राज्य है जहां पर हर दिन 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। यूपी में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा RT-PCR टेस्ट हुए हैं। जिसके बारे में विशेषज्ञों ने ये राय व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। उसे सफलतापूर्वक आज नियंत्रित किया गया है। हमारे यहां 80 से अधिक केस 38,000 आए थे 24 अप्रैल को। आज हमारे यहां 6,000 केस आए हैं उत्तर प्रदेश में। एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक, जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी, रिकवरी कम थी, तब उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केस 3,10,000 तक पहुंचे थे। आज ये संख्या घट करके मात्र 94,000 पहुंच। प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में किए गए टेस्ट की बात करें तो ये संख्या हमारी 4 करोड़ 65 लाख को क्रॉस कर जाती है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है। पॉजिटिविटी रेट एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17% के आसपास पहुंच चुकी थी। आज वह घट करके 2.4% के आसपास है। CFR प्रदेश का 1% के आसपास है। रिकवरी रेट 93% से अधिक है, जो देश के अंदर सबसे अच्छा है। ये प्रदेश के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के जो एक अभियान प्रारंभ हुआ है उसका एक हिस्सा है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 1 करोड़ 62 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया है। वहीं इटावा ने भी 1,20,000 वैक्सीन इटावा जनपद में भी अब तक उपयोग हुए हैं। वैक्सीन ये सभी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में दिए जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। वैक्सीन ये फ्री में दिया जा रहा है 45 सेवाओं पर भारत सरकार के सहयोग से, और
18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार स्वयं वैक्सीन खरीद करके इस वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ा रही है। नाथ का आज इटावा का 2 घंटे के दौरे के बाद अब वो निकल पड़े हैं कानपुर के लिए। लगातार हमारे पीछे जो रास्ता जा रहा है, यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था जिससे योगी आदित्यनाथ के साथ इटावा के जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री के साथ यहाँ के सदर विधायक और सांसद सभी लोगों के साथ बाकायदा योगी आदित्यनाथ का काफिला इसी रास्ते से होकर कानपुर के लिए रवाना हुआ है, जहां एक तरफ पीछे बने हेलीपैड से वो यहां से कानपुर के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। उधर सैफई आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के अखिलेश यादव के चचेरे भाई और बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री के दौरे पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सैफई कोई प्रदेश से बाहर नहीं है, यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो मुख्यमंत्री को 4 साल पहले ही आना चाहिए था। योगी जी ने तो सैफई के साथ भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई और बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हैं। मैं इनसे जानता हूं कि आज का जो दौरा है वो किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि उन्होंने कोरोना को लेकर काम किया है, जमीनी हकीकत क्या है। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो आज का दौरा है इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है कि जो काम हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री है, किस तरह आप देख रहे हैं? सरकार संतुष्ट हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही निराश है, उदास है, हताश है, मर्माहत है। और यूँ ही नहीं है, जहाँ से समस्या की शुरुआत होती है, जरा भी जिसको घर में भी अगर बुखार की शुरुआत हुई तो टेस्टिंग से समस्या चलती शुरू होती है। समय से टेस्टिंग नहीं है, टेस्ट हो गया तो समय से रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट के बाद अगर होम आइसोलेशन की आवश्यकता पड़ती है तो लोगों को ऑक्सीजन से लेके तमाम असुविधाएं हो रही हैं। किस तरह से लोग 24-24, 48 घंटे एक सिलेंडर नहीं जुटा पा रहे हैं। पूरी मेहनत करके ताकत लगा के लोग कोशिश कर रहे हैं और उसे एक सिलेंडर नहीं मिला। और शायद हिंदुस्तान ने पहली बार ऐसा मंजर देखा होगा कि एक सिलेंडर के अभाव में लोगों ने अपने परिवारीजनों को खो दिया है। उन लोगों से पूछिए क्या व्यवस्था है। उसके बाद अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन का हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। बेड मिल गया, अगर उसको वेंटिलेटर या और कोई सीरियस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो सीरियस सपोर्ट नहीं मिला, इंजेक्शंस नहीं मिले। और लोगों की जब जान गई तो लोगों को शमशान में भी जगह नहीं मिली, टोकन लेने पड़े हैं, लाइन लगानी पड़ी है। और अब तो हालत ये हो गई, जो लोगों की दिल में मानता है कि गंगा जी के किनारे पे जाके अगर दफनाए जाएंगे तो उनको आत्मा की शांति मिलेगी, लोगों की अगर अंत्येष्टि होगी तो उनको शांति मिलेगी। मौका नहीं मिला तो लोगों ने बालू में, इलाहाबाद का उदाहरण सामने है, इलाहाबाद से लेके आप बलिया तक चले जाइए, पूरा गंगा और जमुना का किनारा। यही दौरे अगर उन्होंने 4 साल पहले शुरू किए होते और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए थे आदरणीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, पिछली सरकारों के जो बने हुए इंस्टीट्यूशंस थे उनको रन कराते। इसी सैफई के अंदर आप यहाँ से मेरे से बात करने के बाद आप जाएं अगर तो देखें, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का माननीय अखिलेश जी ने शुरुआत की थी, वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के काम 4 साल से नहीं हुआ है। मदर चाइल्ड स्पेशलिटी बनाया था पूरा हॉस्पिटल, उस पर अभी तक 4 साल से काम रोके पड़े हैं। इसी तरह से बदायूं के मेडिकल कॉलेज लगभग 70-75% काम माननीय अखिलेश जी कार्यकाल में हो गया। बचे हुए 25% के काम को इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। कन्नौज मेडिकल कॉलेज बेहतर रन कर रहा था, उसको बर्बाद कर दिया। यही हाल उत्तर प्रदेश के अधिकांश मेडिकल कॉलेजों का, चाहे वो आजमगढ़ का हो, उरई का हो, बांदा का हो, अम्बेडकर नगर का हो, सहारनपुर का हो, लेकिन जनता समझ रही इन बातों को, जनता समझ रही है। तो ये पूर्व बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव हैं, जिनका कहना है कि सरकार जो अब कर रही है, अगर यही 4 साल पहले से किया जाता तो जो स्वास्थ्य को लेकर जो अभी जो बहुत दिक्कतें हुई हैं, जो कोरोना काल में लोगों ने जो कष्ट झेला है, वो आज ये स्थिति भावय स्थिति नहीं होती। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। तो यूपी में लॉकडाउन के कारण कोरोना के संक्रमण के मामले में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी गांव की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। महाराजगंज जिले में बहुत से गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। ऐसे ही नौतनवा तहसील क्षेत्र का खैराटी गांव है, जहां पर बीते 15 दिनों के अंदर 20 से ज्यादा संदिग्ध मौतें हुई हैं। इसमें अधिकांश को खांसी, बुखार और सांस लेने की परेशानी थी। गाँव में तमाम लोग अभी भी बुखार और सांस लेने की परेशानी से जूझ रहे हैं। इसके बाद भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव के लोगों की जाँच करने तक नहीं पहुँची है। एसडीएम नौतनवा का कहना है कि जल्द ही कैंप लगाकर यहां पे दवाइयों का वितरण किया जाएगा। महामारी के समय से जब से ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ उसके बाद से काफ़ी संख्या में लोग की मृत्यु हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार स्वास्थ्य विभाग की टीम आए अपने गांव में और सभी को जो भय मुक्त करे, सबका सर्वे ले, सबका जांच पड़ताल करे। उस हिसाब से मेरे गांव का सभी जितने लोग मृत्यु हुआ, लगभग 19-20 लोग का मौत हो चुकी है हमारे गाँव में।
जैसे कि आप लोग के माध्यम से अभी तत्काल पता चला है, तो हमने जो है कल वहाँ टीम जो है, जो कोरोना जांच की वाली टीम है और डॉक्टर की टीम, दोनों वहाँ लगा दी है। और ऐसे कहीं भी मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जहाँ लोग चाहें ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तुरंत हमें सूचना दें, ताकि हम वहाँ पे टीम लगा करके और तत्काल दवा का वितरण हो जाए और हम जो है कोरोना से कहीं ना कहीं जो है पूरे सुरक्षित। माया देवी है, मैं ग्राम खराटी की रहने वाली हूँ। हमारे ग्राम सभा में कम से कम 15-20 लोग को मृत्यु हो गया और सभी का एक ही लक्षण है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे गांव में स्वास्थ्यकर्मी टीम आए और सबका जांच। तो जहां एक और बहुत लोग आपदा में अवसर को तलाश रहे हैं, वहीं बरेली में जीआरएम स्कूल का मानवतावादी चेहरा सामने आया है। स्कूल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि विद्यालय के जिन बच्चों ने कोरोना से अपने पिता को खोया है, उन लोगों से फीस नहीं ली जाएगी और ये कार्य उन परिवारों की सहमति से ही किया जाएगा, क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि अधिकतर परिवार आत्मसम्मान को ही सर्वोपरि रखते हैं। तो यूपी में लव जिहाद के मामले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सहारनपुर जनपद से आया है, जहां पर थाना देहात कोतवाली इलाके में सलीम नाम के युवक ने अपना नाम बदलकर एक हिंदू लड़की के साथ शादी कर डाली। दरअसल आरोपी सलीम ने अपना नाम सोनू और अपना धर्म हिंदू बताकर मुरादाबाद की एक हिंदू लड़की से शादी 2018 में की। इसके बाद सलीम उर्फ सोनू महिला का धर्म परिवर्तन करवाया। इतना ही नहीं, सलीम उर्फ सोनू ने कई बार महिला का गर्भपात भी करवाया। इसके बाद में महिला गर्भवती हुई, एक बेटी पैदा हुई। सलीम उर्फ सोनू ने बाद में दूसरी महिला से शादी कर ली। इस बात की जानकारी होने के बाद पीड़ित महिला सलीम के घर पहुंची तो उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद लव जिहाद का शिकार हुई महिला ने सहारनपुर थाना देहात कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके आरोपी सलीम उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस मामले में कार्रवाई करके आरोपी को जेल भेज रही है। जी मामला ये होता, करीब 3-2.5 साल से मेरे साथ रह रहा था, नाजायज संबंध थे हमारे। और उसके बाद मैं इससे निकाह करने को कह रही थी, निकाह करने से मना कर रहा था साफ कि मैं निकाह करती नहीं, करता नहीं। 3 बच्चे भी, गर्भपात भी करवाया इसने। गर्भपात कराने के बाद एक बच्चा रह गया था। इसने बहुत कोशिश करी, दवाइयाँ खिलाई, सब कुछ खिलाया, लेकिन वो गर्भपात हुआ नहीं। होने के बाद वो बच्चा 10 महीने बाद इसने और इसके ताया के लड़का है माजिद, इन दोनों ने मिलकर मार दिया। मारने के बाद इसने क्या कहते हैं दूसरी शादी कर ली। मेरे से इसने जब भी नहीं निकाह करा था। निकाह इसने मेरे से 5 मार्च 2021 में करा था। इसे जायज़ करने के लिए इसने बैक डेट डलवाई थी 20 दिसंबर 2018 की। जी आज हम इसके घर गए थे, तो जी इसके घर पे गए तो इसके सारे भाई बहन, जिसकी इसकी भाभी जितनी थी, सब मिलके मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, सबको मार रहे थे। थाना कोतवाली देहात में एक मामला आया है। एक महिला पेश होकर बताई है कि उसने एक आदमी से शादी की थी, अब वो दूसरी शादी कर लिया है। पूरा जब छानबीन किया गया तो पता लगा कि एक मुस्लिम युवक था जो एक हिंदू युवती से 2018 में शादी किया था। उससे उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद वो उसको छोड़ के एक मुस्लिम महिला से शादी अभी फरवरी में कर लिया। उसको लेके आए, जब ये वहाँ कंप्लेंट करने गई तो उसके साथ मारपीट भी किया है उसने। इसमें धर्म परिवर्तन और अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी सलीम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में मलेशिया मऊ गांव में रहने वाले लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं। यहां के रास्ते तालाब में तब्दील हो चुके हैं। कीचड़ उफनाते हुए पानी और बीमारी का डर इनको बना रहता है। मौके का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, इलाके की हकीकत को जाना है, देखिए। गोमती नगर विस्तार के मलेशिया मऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण के पीली कॉलोनी पर ये तस्वीर दिखाने के लिए आया हूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रास्ते की हालात देखिए। ये रास्ते नहीं, पूरी तरीके से तालाब नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 कहिए तो 4 इस रास्ते का पूरा मुआयना किया गया तो पूरे रास्ते में यही दिखाई दिया कि जिस तरह से ये रास्ते ख़राब हैं। बताया जाता है कि यहाँ के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग ये 3 से 4 साल से ये रास्ते ख़राब है। तमाम लोगों से शिकायत की गई, तमाम लोगों से बातचीत की गई। आपको बता दें कि इसी रास्ते से जुड़ा यहाँ पर प्रधान जी का भी, जो यहाँ के मौजूदा प्रधान है, उसका भी मकान है। उसके बावजूद भी ये रास्ता नहीं बन पा रहा है। यहाँ के लोगों को आने जाने में तमाम सारी दिक्कतें हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस रास्ते से हटा हुआ CHC हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर लोगों को आने की वजह से, रास्ते के खराब की वजह से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है, ये रास्ते में देखिए पूरी तरह से बजड़ी उजड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से बजड़ी उजड़ चुकी है। तो साफ तौर पे ये जान सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के मलेशिया मऊ की ये स्थिति है। और ये स्थिति तस्वीर बता रही है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण हो या शासन हो, आप
प्रशासन किस तरह से कार्य कर रही है कि लोगों के गांव के लोगों को कितने मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ये तस्वीर साफ बता रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जरा सी बारिश हुई नहीं कि रास्ते की हालत ये हो जाती है, जबकि लगातार 3 साल से रास्ते खराब है और इसको मरम्मत करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से मलेशिया मऊ के लोगों को जीना दुश्वार हो गया है। राजधानी लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़। वहीं शामली जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में अब गरीबों को बांटने के लिए सरकार के द्वारा खरीदे गए गेहूं पर भी आफत आ गई है। गढ़ी पुख्ता क्षेत्र में बरसात के कारण सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग के खराब हो गया है। मीडिया ने गरीबों के गेहूं को बारिश में भीगते हुए देखा और अधिकारियों से सवाल किया तो आनन फानन में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी निहारिका सिंह दौरे पर निकली। निरीक्षण करने के लिए वो गढ़ीपुरवा क्षेत्र में गेहूं क्रय केंद्र पर पहुंची, जहां उन्होंने भीगे हुए गेहूं की जानकारी ली। कर्मचारियों से सैकड़ों क्विंटल गेहूं खराब होने पर वो अपना पल्ला झाड़ती हुई भी नजर आई। वहीं क्रय केंद्र इंचार्ज का कहना है कि हम लोग रोजाना किसानों से गेहूं तो खरीद रहे हैं, लेकिन उठाने के लिए ट्रांसपोर्ट की कमी है। इस कारण यहां पर भारी मात्रा में गेहूं इकट्ठा हो गया और लगातार हो रही बरसात के कारण ये भीग गया। फिलहाल शामली जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए जांच कराकर इसमें उचित कार्रवाई दिलाने का भरोसा दिया है। लापरवाही पीसीएफ की जो मैडम आई थी, ये इन्हीं की लापरवाही है। पहले भी एसडीएम साहब यहाँ आई थी, उन्होंने भी कहा कि गाड़ी भेजो। जब ट्रेवल नहीं होगा तो ये कहाँ से जा गए गेहूं? अभी कई बार मतलब ये 5 तारीख में आई थी गाड़ी, 5 तारीख में गाड़ी आने का मतलब अब देखो कितना गेहूं इकट्ठा हो गया। ये खराब होने का कारण तो यही है ना, जब गाड़ी आओगी तो यहाँ से माल जाएगा। अब बार बार एसडीएम भी फोन कर रही है, मतलब सरकार को सरकार फोन कर रही है, लेकिन सुन नहीं रही लोग। ये तो लापरवाही किसी की नहीं, उनके पास भी गाड़ियाँ कम है, हमारे पास तुलाई ज्यादा हो। गाड़ी उठ रही है 400 कट्टे जहाँ और तुलाई हो रही 800 कट्टों की, तो 400 ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं है क्या? नहीं ट्रांसपोर्ट की तो गाड़ियाँ हैं। गढ़ी पुख्ता में खुले में रखे गेहूं के बारे में ये बताना है कि संबंधित एसडीएम को और डिप्टी आरएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि आज ही वहाँ निरीक्षण कर लेंगे और यदि किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो तुरंत एक्शन जो है प्रपोज करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।